ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज़ दिस आर और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के इंडो पैसिफिक प्लान की, क्योंकि ये एक नया प्लान है और इंडो पैसिफिक पर अभी तक यूरोपियन यूनियन का क्या विजन है वो अभी बहुत स्पष्ट नहीं था और अब वो स्पष्ट किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिरता में दुनिया के सभी प्रभावशाली देश और संगठन रुचि रखते हैं, क्योंकि सब अपने लिए स्वतंत्र और मुक्त सागरीय व्यापार की स्थिति बनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपने इंडो पैसिफिक प्लान को लॉन्च किया है। वैसे तो यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देशों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लॉन्च कर रखा है, लेकिन यह पहला अवसर है कि जब ईयू ने क्षेत्रीय संगठन के स्तर पर ऐसा किया है। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति मामलों के मुख्य अधिकारी जोसेफ बोरेल ने ईयू के इंडो पैसिफिक प्लान को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का विरोध करना है। इसी क्रम में यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह चीन को पसंद न आने वाले देश ताइवान से एक व्यापार समझौता यानी एक ट्रेड डील भी करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों को मुक्त रखने के लिए अधिक जहाज़ों की भी तैनाती करेगा। यूरोपीय संघ ने यह भी कहा है कि उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी चीन के लिए भी खुली है, खासकर जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने के लिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन अपने इंडो पैसिफिक प्लान के तहत भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों के साथ सहयोग पर अधिक बल देगा। और ये क्यों अधिक बल देगा ये जगजाहिर है, क्योंकि ये सब देश रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर की बात करते हैं, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत पर नियंत्रण लगाया जा सके। ईयू ने यह भी साफ किया है कि वह सुरक्षा के मुद्दों पर ब्रिटेन के साथ भी मिलकर कार्य करने का इच्छुक है और अपनी इच्छा ऐसी जाहिर भी कर चुका है। लेकिन ब्रिटेन ने ईयू छोड़ने के बाद से ईयू में अधिक रुचि नहीं दिखाई है, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर भी बहुत स्पष्ट अपना रुख साफ नहीं किया है। वहीं दो यूरोपीय देशों फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच और अमेरिका के साथ जो हालिया तनाव हुए हैं उस पर भी ईयू ने अपने मत व्यक्त किए हैं। वर्ष 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और इस क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास को विश्व शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक माना था। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने पिछले साल हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप में संयुक्त पेट्रोलिंग भी की थी और हाल ही में कनाडा ने भी जापान के साथ मिलकर मुक्त और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाने का संकेत दिया है। ब्रिटेन ने भी इंडो पैसिफिक रणनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी है। इस प्रकार चीन द्वारा वैश्विक विधियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए यूरोप के कई देश लगातार इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं और लेटेस्ट जो कड़ी है उसमें यूरोपियन यूनियन का भी जुड़ जाना काफ़ी सुखद बात है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो सागरीय व्यापारिक क्षेत्र हैं उनकी स्वतंत्रता और वहाँ पर अनइंटरप्टेड रूप से जहाज़ों की जो आवागमन है उसको सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है। तभी दुनिया में ब्लू इकोनॉमी का विकास हो सकता है, ओशनिक्स जो इकोनॉमी है यानी महासागरीय अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो सकता है। आज प्राकृतिक संसाधनों की या और अन्य संसाधनों की जिस तरीके से कमी हो रही है, तो सागरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस और तेल के जो अनएक्सप्लोर्ड भंडार हैं या वहाँ पर जिस प्रकार से मत्स्य संसाधन हैं उस पर दुनिया के बड़े देशों की निगाह है। और ये जो रिसोर्स वॉर है, ये जो रिसोर्स पॉलिटिक्स है, वो किसी रीजनल स्टेबिलिटी को क्षति न पहुंचाए, इसलिए यूरोपीय यूनियन हो या दुनिया के और भी क्षेत्रीय संगठन हो, चाहे वो आसियान हो, इन सबको या बिम्स्टेक हो या मेकांग गंगा कोऑपरेशन हो, सबको इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी के मुद्दे पर लामबंद होना चाहिए। अब बारी है आज के सवाल की। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो भारत की है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? भारत ने कब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अपनी लॉन्च की थी? भारत ने अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया है? और भारत अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के जरिए क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है? इसके बारे में जो भी जानकारी आपको हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।